बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलक शहजाद अहमद की बेटी शानजे मलक की बरीयत का तफसीली फैसला जारी किया जा चुका है, जिसने हादसे में 2 अफराद की जान ली थी। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अदालत की तरफ से जारी किया गया फैसला कानून और इंसाफ के मुताबिक था या सिर्फ इस वजह से था कि मुलजमा का बाप एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब की अडेला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने इमरान खान साहब के कुछ पैगामात भेजे हैं और कुछ फैसले किए हैं इंतहाई अहम, उन पर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब की तरफ से उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लगाई गई है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा मतलब के ISPR ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 6 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए गाना जारी किया है और गाना है दुश्मना सुन। मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा कि अगर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये गाना रिलीज किया गया है तो इसमें कोई मजाइका नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं और मैं खास तौर पर यहां थोड़ा सा सनम जावेद को डिस्कस करूंगा, आल दो कि मैं उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करता क्योंकि मेरे नजदीक उनका इस सारे सिस्टम में कोई किरदार नहीं है। और बल्कि मैं तो इसमें पंजाब हुकूमत को खास तौर पर जिम्मेदार समझता हूं कि उन्होंने एक बिल्कुल सी ऑर्डिनरी सी आम सी एक खतून को जो कि फुलिश है और स्टूपिड है उसके खिलाफ मुकदमात बनाकर उसको हीरो बना दिया है। बहरहाल उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसने एक बड़ी ही बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट दी है फौज के खिलाफ। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये बड़ा मसला है कि उन्होंने जब भी मुंह खोलना होता है तो वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बकवास करना शुरू कर देते हैं। तो सनम जावेद ये कहती है कोई नगमा, गाना, तराना, फिल्म, ड्रामा अब तुम लोगों की इज्जत नहीं बचा सकता, जितने मर्जी और बना लो, अवाम सब जानती है। तो मैं समझता हूं कि इस खातून के पास कौन सा ऐसा हक मौजूद है या किस मनसब के तहत यह पाकिस्तानी फौज के ऊपर इस बुरे तरीके से इल्जाम लगा रही है और बदतमीजी कर रही है और बुरे अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है। मैं समझता हूं कि इस खातून के खिलाफ दोबारा से मुकदमात का अंदराज होना चाहिए और इसको दोबारा से जेल के अंदर बंद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग अगर आजाद घूमेंगे तो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। अच्छा जी, अब बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलक शहजाद अहमद की बेटी शानजे मलक, उसकी बरीयत का तफसीली फैसला जारी हो चुका है और जज साहब ने अपने फैसले में जो ग्राउंड्स ली हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस हवाले से जो खबर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदनान यूसुफ ने 3 साल कबल हादसे में 2 अफराद शकील तनोली और हुसनैन अली की हलाकत के मुकदमे का 21 सफहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि वकुआ 23 सितंबर 2022 को पेश आया। 3 माह 15 दिन बाद शिकायत कुनिंदा ने शिकायत दायर की। बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, लाश का सिर्फ बैरूनी जायजा लिया गया, बाकायदा पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अच्छा, अब यहां पर सबसे बड़ा जो नुक्ता उठाया गया वो ये था कि FIR का अंदराज बर वक्त नहीं करवाया गया, मतलब 3 माह 15 दिन के बाद FIR का अंदराज करवाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। कानून ये कहता है कि जब भी कोई वकुआ सरजद हो जाए तो फौरी तौर पर FIR का अंदराज करवाना चाहिए और जो कोई भी स्टोरी है उसको लिख के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे देना चाहिए। लेकिन अगर बर वक्त FIR का अंदराज ना करवाया जाए तो इसका मतलब कानून की नजर में यह समझा जाता है कि इसमें बहुत सारे शकूक व शुबहात मौजूद हैं। तो जहां तक यह बात है ना कि FIR का अंदराज बर वक्त नहीं करवाया गया, यह एक बहुत बड़ी ग्राउंड है किसी भी बंदूक को बरी करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ इस वजह की बुनियाद पर कि FIR का अंदराज बर वक्त नहीं करवाया गया तो किसी को ऐसे ही बरी कर देना, मैं तफसील से इस पे बात करूंगा। लेकिन चलें, जो ग्राउंड्स ली गई हैं वो एक तो ये कि FIR का अंदराज बर वक्त नहीं करवाया गया, दूसरे नंबर पर लाश का बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। हालांकि मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है, बाज दफा इस तरह की सूरत हाल होती है कि लाश का पता ही नहीं चलता कि लाश किधर है, लेकिन इस बात का पता होता है कि वाकई कोई अकरंस हुआ है और इसकी कोई ना कोई डेड बॉडी है, कोई ना कोई मर्डर हुआ है, लेकिन लाश के बारे में नहीं पता।
इस तरह की सूरत-ए-हाल बन जाती है ना कि मारने के बाद लाश को ही गुमशुदा कर दिया जाए। तो बहरहाल ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। एफआईआर का अंदराज बर वक्त ना होना एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन पोस्टमार्टम का ना होना ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। चले खैर, अदालती फैसले में कहा गया है कि ये दलील भी दी जा सकती है कि हर हादसे में बाकायदा पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं होती। इस केस में बैरूनी पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल ऑफिसर ने लिखा है कि इस बॉडी का बाकायदा पोस्टमार्टम जरूरी है। मेडिकल अफसर के लिखने के बावजूद भी लाश का बाकायदा पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अदालती फैसले के मुताबिक जब पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ तो मुलजिमा के केस में सजा कैसे दी जा सकती है। अदालत ने कहा कि जाए वकुआ से खून के शुहद हासिल नहीं किए गए जिन्हें गाड़ी से मैच किया जाता। गाड़ी 2 महीने पुलिस के पास रही मगर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत मतलूबा रिपोर्ट हासिल नहीं की गई। फादल जज ने लिखा कि पुलिस की जानब से नहीं बताया गया कि गिरफ्तार क्या थी। मौजूद शुहद में इस केस में मुलजिमा को ट्रायल के बाद सजा होने का कोई इम्कान नहीं। अदालत मुलजिमा शानज़े मलिक की बरीयत की दरखास्त मंजूर करती है। देखिए, जब ये वकुआ हुआ, जब उसके बाद एफआईआर का अंदराज हुआ तो सेक्शन 322 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत एफआईआर का अंदराज हुआ था। देखिए, कत्ल 4 किस्म के हैं: कत्ले अमद, कत्ले शबीह अमद, कत्ले खता और कत्ले बिल सबब। ये सेक्शन 322 कत्ल बिल सबब के हवाले से है और ये आम तौर पर उस वक्त लगाया जाता है जब रोड एक्सीडेंट में किसी शख्स की जान चली जाए और गाड़ी चलाने वाले के पास ड्राइविंग का लाइसेंस मौजूद ना हो। तो जब सबसे पहले ये एफआईआर का अंदराज हुआ उस वक्त सेक्शन 322 पाकिस्तान पीनल कोड लगाया गया था, जिसकी सजा इंप्रिजनमेंट नहीं है, इसकी मैक्सिमम सजा दियत है, जो कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तकरीबन 68 लाख के राउंड अबाउट बनती है। लेकिन बाद में इस दफा को तब्दील करके 320 में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि कत्ले खता है। अब इस केस का चलान अदालत में आ चुका था और मीनवाइल एक बरी होने के हवाले से, यानी अंडर सेक्शन 249A क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एप्लीकेशन बरीयत के हवाले से दायर की गई। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन को नोटिस किया गया, आर्गुमेंट सुने गए और अल्टीमेटली इस केस का फैसला सुना दिया गया। हालांकि मैं समझता हूं कि जब एक प्रॉपर शहादत मौजूद थी इस केस के अंदर तो इसका बाकायदा तौर पर ट्रायल होना चाहिए था। एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, गवाहान के ऊपर जिरा मुकम्मल हो जाने के बाद और दोनों पार्टीज की तरफ से बहस सुने जाने के बाद इस केस का बाकायदा तौर पर फैसला जारी करना चाहिए था। लेकिन सिर्फ केस का चलान अदालत में आया और बरीयत की दरखास्त आ गई, तो सिर्फ इस वजह से किसी भी मुलजम को बरी कर देना कि जी इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब और मकबूल वजह नहीं है। और मेरा ख्याल है कि शानज़े मलिक की बरीयत और रिहाई की बड़ी वजह शायद इसमें ये हो सकती है कि उसका बाप एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है और मैं समझता हूं कि इस केस में कानून के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि मेरा ख्याल है कि इस केस का पूरा ट्रायल होना चाहिए था और उसके बाद इस केस का फैसला होना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा सलमान अकरम राजा की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए 4 किस्म की बड़ी अहम बातें बताई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में शामिल रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। जिस तरह से पहले अली मीन गंडापुर के पास खैबर पख्तूनख्वा की सदारत थी, लेकिन चूंकि वो केपीके का वजीर आला भी है तो उससे पार्टी का ओहदा वापस ले लिया गया। अब इमरान खान साहब की तरफ से ये फैसला आ चुका है कि जो सरकारी ओहदों पर फाइज लोग हैं और उनके पास पार्टी का कोई ना कोई ओहदा भी मौजूद है तो उन्हें पार्टी का ओहदा छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा दूसरा फैसला यह किया गया कि जिन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है अब उन्हें दोबारा से पार्टी के अंदर वापस नहीं लिया जाएगा और खास तौर पर इसमें 2 लोगों की निशानदेही की गई है, एक शेर अफजल मरवत साहब और एक फवाद चौधरी साहब। अब इसके बारे में इमरान खान साहब की तरफ से एक वाज़े फैसला आ चुका है कि अब इन दोनों बंदों को पार्टी में दोबारा वापस नहीं लिया जाएगा। अगर हम शेर अफजल मरवत साहब की बात करें तो उनका रवैया, उनका तरीकाकार, उनकी जुबान और उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं था। इमरान खान साहब की तरफ से 12 दफा उनको इंस्ट्रक्शंस जारी की गई कि आप पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहे हैं, अगर आप वायलेशन करते रहेंगे तो आपको पार्टी में नहीं रखा जाएगा। इस हवाले से उन्हें 12 दफा शोकाज नोटिस भी दिया गया। लेकिन जब इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया कि मरवत साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, तो मेरा ख्याल था कि शायद खान साहब के दिल में कोई नरमी आ जाएगी, क्योंकि कुछ लोग उनकी सिफारिशें भी कर रहे थे। खासतौर पर गंडापुर साहब ने भी इमरान खान साहब से
سفارش کی کہ آپ مروت صاحب کو پارٹی میں واپس لے لیں، تو میرا خیال تھا کہ شاید کچھ نرمی پیدا ہو جائے گی، انہیں واپس لے لیا جائے گا، لیکن مروت صاحب کو پارٹی سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے دھاڑنا شروع کر دیا، عمران خان صاحب کے اوپر بھی الزامات لگانے شروع کر دیے، پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کرنا اور الزامات لگانے شروع کر دیے۔ مطلب جب وہ پارٹی کے اندر تھے تب بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اب جب کہ انہیں پارٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے تو انہیں اب اپنا رویہ صحیح رکھنا چاہیے تھا، تاکہ ان کے لیے کچھ سپیس پیدا ہوتی، تاکہ انہیں پارٹی میں دوبارہ سے واپس لے لیا جاتا، لیکن ان کے رویے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو کچھ زیادہ ناراض کر دیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب شاید شیر افضل مروت صاحب کی واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب، ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ چند دن پہلے انہوں نے شعیب شہین کے اوپر حملہ کیا، اس کو گالیاں نکالی، اس کو ٹھڈے مارے، اس کو زمین پر گرا دیا، اس کو زخمی کر دیا۔ فواد چودھری نے خود ہی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا اور اب اس کا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان دونوں بندوں کے بارے میں اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہیں دوبارہ سے پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹنگ کے دوران پارٹی قیادت سے رابطہ نہ کرنے والوں سے ذاتی طور پر باز پرس کی جائے گی، مطلب کہ انہیں پارٹی سے باہر نہیں نکالا جائے گا، ان سے صرف باز پرس کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں عمران خان صاحب کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھوں گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ لگائی گئی ہے، لکھا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلاء اور میڈیا سے گفتگو، اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ہم آخر تک لڑیں گے۔ اڈیالہ جیل کو ایک کرنل غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئے ہے، جو بالکل غیر قانونی ہے۔ جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے، لیکن کرنل قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے۔ میری اہلیہ سے میری ملاقات جیل مینول میں اجازت کے باوجود بار بار رکوائی جا رہی ہے، یہ تیسری دفعہ ہے کہ میری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی گئی۔ عدالت کے احکامات کے باوجود مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، میری سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی، دور دراز سے لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی، میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے، لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق ہماری پٹیشنز ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجفی، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، جن پر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ملک میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے، غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمیں ایک جلسہ یا کنونشن تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم جلسے کریں، لیکن ہم سے ہمارے آئینی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ ملک میں ہر طرف انسانی حقوق پامال ہیں اور اندھیروں کا دور دورہ ہے۔ پاکستان کو کرکٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملتی آئی ہے، مگر اب اس شعبے کی بھی منظور نظر افراد کی بھرتیاں کر کے تباہی کر دی گئی ہے۔ محسن نقوی کی ساکھ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس نے کرکٹ کی تباہی کر دی ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے پورا نظام چیئرمین کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ محسن نقوی کے پاس کرکٹ کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ کسی بھی بولر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہو تاکہ اس میں سٹیمنا موجود ہو، مگر یہاں ٹیم میں ایسی سلیکشن کی گئی ہے جس میں کھلاڑیوں نے ایک ٹیسٹ میچ تک نہیں کھیلا۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو رمیز راجہ کو چیئرمین بنایا تھا، جو کرکٹ کا کھلاڑی اور تجربہ کار تھا۔ محسن نقوی کو پہلے نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا، اس کے دور میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 8 فروری کو ملک کا سب سے بڑا فراڈ ہوا، تب بھی یہی نگران وزیر اعلیٰ تھا، اور اس کی سرپرستی میں پنجاب میں انتخابی فراڈ ہوا، اور اب یہ وزیر داخلہ ہے، اور پاکستان میں امن و امان کے حالات خراب ہیں۔ یہ شخص ہر شعبے میں ناکام ہے۔ محسن نقوی آصف زرداری کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، وہی آصف زرداری جس کے مسٹر 10% کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ جس شخص کا آئیڈیل آصف زرداری جیسا شخص ہو، اس کی کارکردگی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے مقرر کردہ پارٹی عہدیداران ہی پارٹی پالیسی دینے کے مجاز ہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے۔ جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھتا ہے۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات دینے سے نہیں رکا، اس لیے اس کو پارٹی سے نکالا گیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔